Hello everyone, welcome to our complete course on Environment, Ecology and Biodiversity. अगर आप यूपीएससी, जेकेपीएससी, जेकेएसएसबी, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन दिस कोर्स इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इस सीरीज में हम एनवायरनमेंट को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप एडवांस कॉन्सेप्ट्स तक जाएंगे. अगर हम इस लेक्चर सीरीज की बात करें तो मैंने क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर्स ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्लस अपने यूपीएससी नोट्स इंक्लूड किए हैं. अगर हम आज की बात करें तो आज हम इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी एंड देन पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इकोलॉजिकल ग्रोथ मॉडल्स, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. वो करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि एनवायरनमेंट क्या है. व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट आपका सराउंडिंग, जिससे आप इंटरेक्ट करते हैं और जो भी चीज़ें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अफेक्ट करती हूँ वो एनवायरनमेंट है. एनवायरनमेंट में आपका एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, वाटर, लैंड, वेजिटेशन और जो भी आपके दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दूसरी स्पीशीज हैं, एनिमल्स, ये सारा एनवायरनमेंट है. अब इसी एनवायरनमेंट में जो है फंक्शनल यूनिट, जो नेचर का फंक्शनल यूनिट होता है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उसके साथ, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम. और साइंटिफिक स्टडी ऑफ इकोसिस्टम जो है उसी को बोलते हैं इकोलॉजी. तो आज के बाद जब भी आपको कोई पूछे कि इकोलॉजी क्या है, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इकोसिस्टम एंड देयर इंटरेक्शन. अब इकोसिस्टम हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जहां पे हम डिटेल में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को देखेंगे. तो ये जो इकोलॉजी है, इसकी ये जो टर्म है, ये किसने कॉइन करी थी? अर्नेस्ट हैकल. अब यहाँ पे आपको एक शख्स दिख रहा है, ये एनसीईआरटी पे फिक्र जो है बनाई हुई है, वहाँ पे दी है. तो इसका नाम है रामदेव मिश्रा. ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया. अब आपका एक होमवर्क है, आपको पता करना है फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. अब इसके बाद ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी देखेंगे हम, और 2 तरह की ब्रांचेस हैं, ऑटो इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी. बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है. ऑटो इकोलॉजी में हम एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या फिर एक सिंगल स्पीशी को पढ़ते हैं, और सिन इकोलॉजी में हम पूरी एक कम्युनिटी को पढ़ते हैं जिसमें डिफरेंट स्पीशीज आती हैं, उसको हम एक साथ पढ़ते हैं. वो हो गया सिन इकोलॉजी. ऑटो इकोलॉजी में इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या सिंगल एक स्पेसिफिक स्पीशी, सिन इकोलॉजी में कम्युनिटी या फिर बहुत सारी स्पीशीज को हम पढ़ते हैं, इसीलिए इसको कम्युनिटी इकोलॉजी भी बोलते हैं. तो अब हम हमारा पहला टॉपिक करेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, जो कि आपके एनसीईआरटी पे दिया है. इसमें हम पॉपुलेशन की डेफिनेशन देखेंगे, फिर पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, देन हम 2 इम्पॉर्टेंट ग्रोथ मॉडल्स हैं वो देखेंगे. उसके अलावा हम एज पिरामिड्स देखेंगे क्या होता है. तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि सेम स्पीशी को बिलोंग करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, और दे कैन पोटेंशियली इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स. मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि सेम स्पीशी को बिलोंग करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और वो बच्चों को जन्म दे सकते हैं, उसी को बोलते हैं पॉपुलेशन. अब उनका क्या, जो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं उनका क्या? तो जो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी फॉर द पर्पज ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज कंसिडर किया जाता है एज पॉपुलेशन. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आप पेड़ की टहनी काटते हैं, उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं और उससे वहाँ पे नया
एक पौधा बन जाता है, वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे मेल और फीमेल में कोई भी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज नहीं होती, मेल और फीमेल गैमीट से ही आगे फिर एक बच्चा तैयार होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, बट इकोलॉजिकल स्टडीज के लिए हम एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स को भी एज पॉपुलेशन कंसिडर करते हैं। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स, और बहुत इजी हैं, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले हम देखते हैं बर्थ रेट और डेथ रेट। ठीक है, बर्थ रेट की साइंटिफिक जो टर्म है वो है नेटेलिटी, और डेथ रेट की मॉर्टेलिटी। अगर इसकी डेफिनेशन देखा जाए तो इट इज द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 इंडिविजुअल, और डेथ रेट का नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 इंडिविजुअल। यही है बर्थ रेट और डेथ रेट। अब देखो, इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में है डेमोग्राफी, जहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि क्रूड बर्थ रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, रिप्लेसमेंट लेवल, फर्टिलिटी, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इसको ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब चूंकि आपकी बुक में दिया था तो मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पे बताया, क्योंकि आपको आगे ग्रोथ मॉडल्स भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे जो दूसरा एट्रीब्यूट है, इट इज़ द सेक्स रेशो एट्रीब्यूट। सेक्स रेशो एट्रीब्यूट। अब सेक्स रेशो क्या होता है, जहां पे हम पॉपुलेशन को एज अ होल पॉपुलेशन नहीं लेते, बट परसेंटेज ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ पॉपुलेशन, यही होता है सेक्स रेशो। फॉर एग्जांपल मेल्स 40% है, फीमेल्स 60% है। अब इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, ग्लोबल लेवल पे जो फार्मूला होता है, इट इज द नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 मेल्स। लेकिन इंडिया में जो फार्मूला है वो आपको याद रखना है, इट इज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। यही है सेक्स रेशो। जो सेक्स रेशो है, इट इज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, इट इज द सेक्स रेशो ऑफ द पॉपुलेशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ में सिर्फ यही नहीं है कि पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, तो पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज भी हो सकती है ना। एक जगह पे पॉपुलेशन डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है। तो पॉपुलेशन जो चेंज है वो 4 मेजर प्रोसेसेस से गवर्न होती है। नेटलिटी जो कि मैंने बताया, बर्थ रेट, मॉर्टेलिटी जो कि मैंने बताया, डेथ रेट। अब बच्चे पैदा होंगे तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, किसी की डेथ होगी, मॉर्टेलिटी होगी, तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। इसी तरह से 2 और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। ये क्या होता है? इमिग्रेशन का मतलब होता है इनवर्ड मूवमेंट और एमिग्रेशन का मतलब होता है आउटवर्ड मूवमेंट। अब देखो, फॉर एग्जांपल हम जम्मू कश्मीर में हैं, आपने देखा होगा यूपी और बिहार से बहुत ज़्यादा वर्कर्स आते हैं, तो जो वहाँ से वो JNK में आ रहे हैं उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। अब उनका यहाँ पे आना, तो JNK की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? जाहिर सी बात है इंक्रीज होगी। तो इनवर्ड मूवमेंट JNK के लिए इनवर्ड मूवमेंट है। अब वो यूपी बिहार से यहाँ पे आ रहे हैं, तो यूपी और बिहार के लिए वो आउटवर्ड मूवमेंट है, क्योंकि वहां से आ रहे हैं तो वहां की पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, उसको बोलते हैं एमिग्रेशन। इमिग्रेशन होता है कि यूपी और बिहार वाला JNK में आ रहा है और यहाँ पे काम कर रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। मतलब JNK के लिए इनवर्ड मूवमेंट है। अब वो आ कहाँ से रहे हैं? यूपी और बिहार से। अब यूपी और बिहार के लिए तो वो आउटवर्ड मूवमेंट है, वहां की पॉपुलेशन तो डिक्रीज होगी, तो उसको बोलते हैं एमिग्रेशन। अब देखो, पॉपुलेशन इंक्रीज किस किस से होगी? नेटलिटी मींस बर्थ रेट, वो उससे इंक्रीज होगी। इमिग्रेशन मतलब इनवर्ड मूवमेंट, कोई बाहर से आ रहा है JNK में माइग्रेट करके, तो JNK की पॉपुलेशन बढ़ेगी। मॉर्टेलिटी, डेथ रेट मतलब पॉपुलेशन से जा रहा है तो पॉपुलेशन कम होगा। एमिग्रेशन मतलब वो वहां से माइग्रेट करके जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, तो यूपी और बिहार की पॉपुलेशन कम हो रही है। ठीक है, तो एमिग्रेशन और मोर्टेलिटी, डेथ रेट से पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, नेटलिटी और इमिग्रेशन से पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। अब जब भी नेटलिटी और इमिग्रेशन ज़्यादा होगी मोर्टेलिटी और एमिग्रेशन से, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। और जब नेटलिटी और इमिग्रेशन कम होगी मोर्टेलिटी और एमिग्रेशन से, तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। आया समझ? ठीक है।
अब हम इसके बाद देखते हैं ग्रोथ मॉडल्स। दो ग्रोथ मॉडल्स हैं, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में जो ग्रोथ कर्व बनती है इट इज जे शेप्ड। ज्यादा इसमें आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्या फार्मूला है क्या कुछ नहीं जाना है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है क्या। देखो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है ये क्या बोलता है कि रिसोर्सेज अगर अनलिमिटेड होंगे तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और कंटिन्यूअस इंक्रीज से पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होगा। वही होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और इसकी वजह से यहाँ पे जो कर्व बनती है जब हम इसको ग्राफ पे शो करते हैं तो वो जे शेप्ड कर्व बनती है। बट रियलिटी चेक क्या है भाई, इन रियलिटी क्या पॉपुलेशन इस तरह से ग्रो हो सकती है? क्या रिसोर्सेज हैं अनलिमिटेड? अर्थ पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं? बिल्कुल भी नहीं है। तो इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल ये बोलता है, ये एक हाइपोथेसिस है, जस्ट आप इमेजिन करते हो कि अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और जब कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी तो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होगा और इस वजह से जब हम इस चीज़ को शो करते हैं ग्राफ पे तो वहाँ पे एक जे शेप्ड कर्व बनती है। बट रियलिटी चेक ये है कि कोई भी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करती, क्योंकि इन रियलिटी ज़मीन पर जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड हैं और फाइनाइट है। इसके बाद दूसरा जो ग्रोथ मॉडल है दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इट वाज प्रपोज्ड बाय वोल्हर्स्ट एंड पर्ल। ये क्या बोलता है कि भाई रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना उनके बीच में कंपटीशन होगा और जो सुपीरियर होगा उनमें से बेटर अडाप्ट होगा क्लाइमेट के साथ, वही आगे बढ़ पाएंगे, वही जिंदा रह पाएंगे, बाकियों का तो खात्मा होगा। तो इस तरह से आपकी जो पॉपुलेशन है उस पर एक नेचुरल चेक आएगा। वही होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, है ना। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल क्या बोलता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, पॉपुलेशन चेक में रहती है क्योंकि वहां पे कंपटीशन होगा फॉर द रिसोर्सेज और यहाँ पे जो ग्रोथ कर्व है इट इज एस शेप्ड, इट इज एस शेप्ड। और जो हमने एक्सपोनेंशियल में पढ़ा वहां पे थी जे शेप्ड। अब एक्सपोनेंशियल ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है यहाँ पे ही एक कॉन्सेप्ट आता है कैरिंग कैपेसिटी विच इज डिनोटेड बाय के। कैरिंग कैपेसिटी विच इज डिनोटेड बाय के, इसका हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये क्या होता है। कैरिंग कैपेसिटी क्या कहता है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के बाद कोई भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। अब वो ग्रोथ पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि रिसोर्सेज हैं ही नहीं कि वो उस ग्रोथ को सपोर्ट कर पाए। इट इज द पॉइंट वेयर रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट टू सपोर्ट एडिशनल ग्रोथ। इसी को डिनोट हम करते हैं कैरिंग कैपेसिटी बाय के। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या है कि एक जो नेचुरल इकोसिस्टम है या फिर जो भी एक एरिया है वहां का एक पॉइंट आता है कि जिस पॉइंट के बाद आप वहां पे कितनी भी पॉपुलेशन बढ़े लेकिन वो पॉपुलेशन सरवाइव ही नहीं कर पाएगी। इस वजह से जो है पॉपुलेशन ग्रो ही नहीं कर पाएगी क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज इनफ नहीं है। रिसोर्सेज ही नहीं है तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी? यही होता है कि कैरिंग कैपेसिटी विच इज डिनोटेड बाय के। अब देखो ये जो सिग्मॉइड या फिर एस शेप्ड कर्व बनती है यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में, यहाँ पे 4 फेजेस हैं, लेग फेज, एक्सेलरेशन फेज, डिसेलरेशन फेज और एसिम्पटोट के। लेग फेज जहाँ पे स्लो ग्रोथ होती है ये पहला फेज है। दूसरे फेज में एक्सेलरेशन फेज में रैपिड इंक्रीज होता है। उसके बाद डिसेलरेशन फेज होता है जहां पे पॉपुलेशन फिर से स्लोली डिक्रीज करती है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। उसके बाद एक एसिम्पटोट के आता है जहां के जिस पॉइंट के
बियॉन्ड पॉपुलेशन बढ़ेगी ही नहीं, पॉपुलेशन स्टेबल होगी, ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। और वही पॉइंट है कैरिंग कैपेसिटी, कि जिस पॉइंट के बाद पॉपुलेशन बढ़ेगी ही नहीं क्योंकि इनफ रिसोर्सेज ही नहीं है वहां पे। इस तरह से हमारे 2 ग्रोथ मॉडल्स भी कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम एज पिरामिड्स देखेंगे। एज पिरामिड्स क्या होता है कि आप जो डिफरेंट एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स हैं पॉपुलेशन में, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके शो करते हैं, उसी को बोलते हैं हम एज पिरामिड्स। क्या होता है एज पिरामिड्स? कि डिफरेंट एज ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स होते हैं किसी भी पॉपुलेशन में, उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली शो करते हैं, उसको बोलते हैं एज पिरामिड। अब आपके 3 तरह के पिरामिड बनते हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले आपका एक्सपेंडिंग एज पिरामिड, दूसरा स्टेबल एज पिरामिड, तीसरा डिक्लाइनिंग एज पिरामिड। एक्सपेंडिंग एज पिरामिड जो होता है वो ट्राइंगुलर इन शेप होता है। अब ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे जो प्री रिप्रोडक्टिव जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, और बर्थ रेट हाई होने की वजह से यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो एक्सपेंड करती जाती है, मतलब इंक्रीज करती है। इसीलिए यहाँ पे ट्राइंगुलर शेप है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन है वो, उसके बाद रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और तीसरे नंबर पर पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो कि ओल्ड एज में है। तो एक्सपेंडिंग में मैंने क्या बताया कि यंग पॉपुलेशन प्री रिप्रोडक्टिव एज की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे बर्थ रेट सबसे ज़्यादा होगा, और जब बर्थ रेट सबसे ज़्यादा है तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी। और यहाँ पे जो एज पिरामिड है इट इज़ ट्राइंगुलर इन शेप। दूसरा स्टेबल एज पिरामिड है। अब स्टेबल से क्या आपको समझ आ रहा है कि स्टेबल पॉपुलेशन है? तो यहाँ पे स्टेबल पॉपुलेशन इसलिए है क्योंकि जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल हैं। इसकी वजह से यहाँ पे स्टेबल पॉपुलेशन है। यहाँ पे ऑलमोस्ट बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल्स, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ना ज़्यादा डिक्रीज होती है ना ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। मतलब एक स्टेबल पॉपुलेशन है कि जितनी पॉपुलेशन है उतनी ही, उससे ज़्यादा वो इंक्रीज नहीं हो रही है। ठीक है। यहाँ पे जो पिरामिड है इट इज़ बेल शेप। उसके बाद अर्न शेप्ड एज पिरामिड विच इज़ द डिक्लाइनिंग एज पिरामिड। अब यहाँ पे डिक्लाइन क्यों हो रहा है? अगर आप देखोगे यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो बहुत कम है, इसकी वजह से जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत कम हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स और पोस्ट रिप्रोडक्टिव दैट मीन्स डेथ रेट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे देयर इज़ द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। और जो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है ये आपको डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया में दिखेगा, और स्टेबल और डिक्लाइनिंग ये आपको मोस्ट जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे दिखेगा। और ये डिक्लाइनिंग का बेस्ट एग्जांपल आपको जापान में मिलेगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ओल्ड एज के ग्रुप के इंडिविजुअल्स हैं वही सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है। तो मैंने क्या बताया, एक्सपेंडिंग में प्री रिप्रोडक्टिव मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे इंक्रीज होगा। ट्राइंगुलर शेप्ड एज पिरामिड है। फिर बेल शेप्ड एज पिरामिड जहाँ पे देयर इज स्टेबल पॉपुलेशन, क्योंकि वहाँ पे जो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव की एज पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट इट इज़ इक्वल, और यहाँ पे जो बर्थ रेट और डेथ रेट है वो इक्वल होता है। और लास्ट डिक्लाइनिंग, यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ अर्न शेप्ड। यहाँ पे जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और इसीलिए यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो काफ़ी कम होता है और डेथ रेट भी काफ़ी हाई है। और यहाँ पे जो ओल्ड एज पॉपुलेशन मैंने बताया था जापान की एग्जांपल, वो सबसे ज़्यादा है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, वो टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी डिस्कशन है, कोई भी सजेशन है, आप जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉपुलेशन इंटरेक्शंस को कवर करेंगे, जिसमें हम म्यूचुअलिज्म, एमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कंपटीशन, ये सारी चीज़ें देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।